अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज एक ऐसी स्टेटमेंट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, जो कल शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आई और जिसने काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस को उजागर किया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ कहते हैं कि 5 साल के लिए हुकूमत बनानी चाहिए, यानी हुकूमत जो है अगली वो 5 साल के लिए बननी चाहिए, जिसमें से पीटीआई को बिल्कुल माइनस कर देना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि पीटीआई बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो अगली हुकूमत हो वो 5 साल के लिए हो, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हों उसमें, मगर पीटीआई का कोई भी शख्स उसमें शामिल ना हो। और साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान की जो पीटीआई है उससे हमारा यानी अवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये क्लियर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आई, जिसने बहुत सी डिस्कशंस और काउंटर स्टेटमेंट्स को जन्म दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब आते हैं मैदान में और कहते हैं काउंटर स्टेटमेंट की मद में कि उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई की जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का बयान अपोजिशन लीडर की जो सीट है उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है, यानी अपोजिशन लीडर की हैसियत से वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते। ये क्लियर स्टेटमेंट फवाद चौधरी की जानिब से भी आ गई। अब हम देख रहे हैं कि एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब ने आज ये भी कहा है कि सिंध हाउस जो इस्लामाबाद में है उसकी सर्वेलेंस भी बढ़ा दी जाए ताकि उसे भी मॉनिटर किया जाए। और हुकूमत को शायद अब ये ख़तरा भी है कि उनके अपने ही अरकान कहीं जाके मीटिंग्स ना कर लें, मुलाकातें ना कर लें, और ये सारी सिचुएशन अदम एतमाद से पहले अब मज़ीद तूल पकड़ती जा रही है। अब हम सभी देख रहे थे कि कितनी हीटेड डिबेट्स चल रही हैं ऑलरेडी अपोजिशन और हुकूमती ओहदेदारान के माबैन, और हमने देखा कि ये भी सिचुएशन की ही डेवलपमेंट्स थी कि जिस तरह की अब सूरत हाल पैदा हो रही है अदम एतमाद से पहले। ये देखना है कि किस तरफ किस करवट ऊँट बैठेगा और शहर इक़्तिदार में होने क्या जा रहा है। ये भी एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि एक तरफ OIC कॉन्फ्रेंस भी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान में है, और फिर ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये भी बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ एहसन साहब ने। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। सर, लफ्जी गोलाबारी तो एक तरफ, अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पीटीआई को माइनस करके 5 साल की हुकूमत बन जानी चाहिए। क्या प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है। प्रैक्टिकली क्या रुकावट होगी अगर अक्सरियत MNA की वो नवाज शरीफ के साथ चली जाए? जी, उसमें सिर्फ ये है कि पीटीआई वाले सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बिना 15-20 दिन के बाद, तो वो उतनी कमी हो जाएगी उनको जी, और अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। क्योंकि अगर 15-20 बल्कि जितने भी खिलाफ वोट करने वाले होंगे अपनी जी, पार्टी जी, को, वो फारिग हो गए, जी, उस हाउस से निकाले गए बिलाखिर, तो गवर्नमेंट में पीछे क्या बचेगा? जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होगी वो कहाँ से स्मूथ होगी? सही। अच्छा सर, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं, अब ज़ाहिर स्टेटमेंट तो दी है शहबाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं जी कि आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। हालांकि जब तक उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तो मेरी ज़ाती राय है। क्या जाती राय है उनकी? यही जो उन्होंने कहा है कि 5 साल की हुकूमत होनी चाहिए और पीटीआई को माइनस कर देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 63 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 63 के तहत ही चलेगा मुकदमा, तो आर्टिकल 63 ही के तहत चलेगा जो वोट खिलाफ देगा अपनी पार्टी की मर्जी। जी, जी, और मियाँ साहब ने उससे पहले क्या कहा? कोई आपकी बात वादे नहीं हो रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने जो कहा ना कि 5 साल की हुकूमत बननी चाहिए पीटीआई को माइनस करके, इस पे फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं जी कि ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से ऐसा बयान नहीं दे सकते वो। यार, बयान देने से कोई किसी को कोई रोक रहा है? हर किस्म का बेहुदा बयान चल रहा है मीडिया पे और ये चला रहे हैं और दे रहे हैं जी, और ये इसमें कौन सी इतनी कोई बेहूदी है की बात तो कोई नहीं। अगर कोई कहे कि जी खुला पार्टियों से मिल के हम हुकूमत बनाएंगे और 5 साल चलाएंगे, इसमें तो कोई जी, ऐसी इतराज की बात नहीं। सिवाय ये कि अगर
लोग नवाज शरीफ के खिलाफ भी बहुत है, नहीं चाहते कि वो आए जी हुकूमत में जिसने इतना लूटा है। ये भी दोस्त है कि उसके खिलाफ भी बहुत है। सही सर। अब अगर बात कर लें अदम एतमाद की, तो अब ज़ाहिर है अदम एतमाद पेश होने के बाद ही ये सारी जो सियासी बहस व मुबाहिसा है ये शुरू हुआ है। अब खान साहब बीइंग पीएम ऑफ द कंट्री, क्या वो जलसे जुलूस अटेंड कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि एक और तनाज़ा पैदा हुआ है ये भी। जल्द से जुलूस अटेंड करने से उनको कोई रोक तो नहीं सकता। जी क्यों रोका? वो तो दिल्ली में तो इलेक्शन हो रहा है ना। जी जी अगर लाहौर में करें, कहीं और करें, कोई नहीं रोक सकता। हर जगह कर सकते हैं, चाहे जहाँ बाई इलेक्शन है वहाँ वो भी मुतनाज़ा है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पर वहाँ कुछ तनाज़ा है। पर अगर वो फैसलाबाद में करना चाहे, मुल्तान में करना चाहे, कोई भी पीडीएम वाले भी, जी नून वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी, कोई नहीं रोक सकता। राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा सर, अदम एतमाद की अगर बात करें तो अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है। बज़ाहिर देखा जाए पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये सारे बहुत कॉन्फिडेंट के नंबर्स पूरे हैं। मगर इत्तेहादी जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, कोई हतमी फैसला उनकी तरफ से नहीं आया है। तो फिर अगर ये सारी सिचुएशन पैदा होती है तो नंबर्स अभी किस तरह पूरे हैं? किन स्टेटमेंट्स पर ये क्लेम किया जा रहा है, किन बेसिक पॉइंट्स पर? पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जाती। जी सही। कितने वोट किस अलमारी से निकल आएंगे, किस तरीके से चले आएंगे, किस पतली गली से आ जाएंगे, जी ये कोई नहीं कह सकता है। सही। अच्छा सर, ये अगर आखिरी दिन जब जी जी पता लगेगा। सही। अच्छा सर, हुकूमती पर्सपेक्टिव की बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। कभी 28 तारीख दे रहे हैं सेशन की डेट, कभी कहते हैं जी 21 तारीख को बुला लिया जाए, जबकि हम देखते हैं जी 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस भी है। ये सारी सिचुएशन किस तरह जाता देख रहे हैं आप? हुकूमत एक डेट क्यों नहीं दे पा रही? नहीं, ये तो अब आइन को फॉलो करना है ना। जी आइन के तहत सेशन चल के आगाज के कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जी के अंदर अंदर ये होना चाहिए। तो अगर 28 को जो ज्यादा से ज्यादा दिन है इनको ये करानी है, वोट इस पे कराना है, तो ये जाहिर है कि असेंबली को तलब किया जाएगा 21 तारीख को। जी सही। अच्छा सर, हुकूमत ने अब खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जी कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में सर्वेलेंस बढ़ा दी जाए उसके आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि उनके अपने ही लोग जाके मिल बैठेंगे, बातचीत कर लेंगे, मुलाकातें कर लेंगे। अब इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? इस्लामाबाद को सील कर दिया जाए। नहीं, सिंध हाउस इस्लामाबाद की सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है। खान साहब के ऑर्डर्स हैं कि जी सिंध हाउस जो है इस्लामाबाद में, उसकी सर्वेलेंस को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, हम बढ़ा सकते हैं। वो इस्लामाबाद उनके तहत है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हुकूमत के तहत होती है। हुकूमत अगर कोई सर्वेलेंस या इस खदशे से कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जी, तो बढ़ा सकती है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब। बज़ाहिर हमने देखा कि बहुत रिलैक्स दिखाई देते हैं, कहते हैं जी हुकूमत करना चाहती है कर ले, हुकूमत ये करना चाहती है ये भी कर ले, और हुकूमत के इख्तियार में है कि अगर वो कोई सर्वेलेंस बढ़ाना चाहती है सिंध हाउस पर तो 100 बिस्मिल्लाह वो भी कर ले। तो ये जी काफ़ी रिलैक्स दिखाई दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एतजाज़ हसन साहब। अब देखना यह है कि आने वाला जो टाइम है अदम एतमाद का, वो क्या सूरत हाल पैदा करता है। अब इस सारी डेवलपमेंट पर हमें मज़ीद ज्वाइन किया है इमरान याकूब साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान साहब ये बताइएगा कि अब लफ्ज़ा गोलीबारी को अगर हम एक साइड पे रखें तो शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है, कहते हैं जी PTI को माइनस करके 5 साल की हुकूमत बननी चाहिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, बात ये है कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं जी। असल इशू ये है इस वक्त के क्या अपोजिशन जो बातें कर रही है वो खुद अब इस बात पे मुत्तफिक हैं। तो शहबाज शरीफ ने असल में ये बात बयान दे के ये साबित किया है जी शहबाज शरीफ ने असल में ये साबित किया है कि अपोजिशन जो है जी वो इस बात पे मुत्तहिद है और इन्होंने फैसला कर चुके हैं ये कि हमें असल में एंटी PTI का मतलब है माइनस PTI के माइनस इमरान। ठीक है।
क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है, पीटीआई का वजूद कुछ नहीं है। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि ये अगर देखे ना, आज ये जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जो पीटीआई के 24 एमएनए हैं, और कहा यह जा रहा है कि टोटल 28 हैं, 24 के तो नाम सामने आए हैं जो सिंध हाउस में है। अगर ये अपोजिशन के साथ शामिल हो गए हैं और अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, तो उनको तो वो शामिल करेंगे। ठीक है। तो ये बात जो है वो मेरी इस बात को मजीद जो है ना तकवीत देती है कि असल में ये मामला माइनस पीटीआई नहीं बल्कि माइनस इमरान खान है। सही। सर, आपको लगता है नंबर्स की जो गेम है, अब ये नंबर्स पूरे कर लिए गए? क्योंकि अब तो बिलावल की तरफ से भी स्टेटमेंट क्लियर आ रहा है। बिलावल साहब कहते हैं जी कि जो इत्तेहादी हैं उनकी अब ज़रूरत नहीं भी हो सकती, नंबर शायद पूरे हैं, इत्तेहादी साथ नहीं भी आते तो भी नंबर्स पूरे। मेरे भाई नंबर पूरे नहीं, नंबर ज्यादा हैं। नंबर ज्यादा हैं। अब देखिए ना, नंबर ज्यादा हैं जी। इसलिए अब आप ये देखें कि जो मैंने पहले भी बात की थी कि अपने प्रोग्राम में भी की थी और कॉलम में भी लिखा था कि एक्चुअली अपोजिशन जो है उसने इतनी इस दफा अपनी मूव को इतना कॉन्फिडेंशियली सारा कुछ खेला है कि उन्होंने लोगों को उस पर खबर ही नहीं होने दी और सबको यही महसूस कराया है कि वो इत्तेहादियों पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर लिए। अब मामला ये है कि इत्तेहादियों को सिर्फ इसलिए साथ रखना चाहते हैं। मैं वापस शहबाज शरीफ की उस सजेशन पे जाता हूँ कि अगर वो कोई गवर्नमेंट बनाए, इस तरह की गवर्नमेंट बन जाए जो नेशनल गवर्नमेंट, जो उन्होंने कल हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में कहा है, तो उसमें ये जमातें भी शामिल हो, ताकि ये ना हो कि सिर्फ अपोजिशन की जमातें। सही। अच्छा इमरान साहब, सिंध हाउस की सर्वेलेंस के भी खान साहब की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि उसको बढ़ा दिया जाए और फिर एजेंसीज को भी कहा है कि जी उसकी सर्वेलेंस करें और देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब इससे तो मज़ीद जो इख्तलाफात हैं या फिर कोई लड़ाई झगड़े की सूरत हाल है वो भी पैदा हो सकती है। क्या कैसा देखते हैं इस अमल को? देखिए, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान है, असल में ये भी एक तरह से यू टर्न है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि मेरे लोग अगर ये कह दें तो फिर मैं इखलाकी तौर पे छोड़ जाऊंगा, रिजाइन कर दूंगा, इखलाकी जवाज नहीं रहेगा। तो अब ये सारी अगर आप बात देखिए कि उनकी अपनी जमात के अगर 28 लोग या 24 लोग अलग हो गए हैं, तो फिर इखलाकी तौर पे तो उनको रहने का जवाज नहीं रहता। जी जी, सही सही। तो ये सारी चीजें जो हैं बस सियासत में सियासतदान कहते कुछ है करते कुछ है। सर, काफ लीग की सियासत को कैसे देखते हैं? कहते हैं जी फैसले भी कर लिए हैं, सारी चीजें कर ली, लेकिन फिर भी खामोशी है। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? काफ लीग मैं ये समझता हूँ कि किसी इशारे की मुंतजर थी, लेकिन उन्होंने अब इतनी लेट कर दी है कि शायद उनकी गाड़ी निकल गई है। अच्छा। जो चीजें वो ले सकते थे, देखिए मुस्लिम लीग नून जो मेन स्टेक होल्डर है इस वक्त, उसको ये सूट नहीं करता कि वो वजारत आला जो है वो काफ लीग को दे दे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अगर वजारत आला काफ लीग को देती है तो वो ये समझते हैं कि हमने जितनी ये 3.5 साल या 4.25 साल मेहनत की है वो जाया हो जाएगी। और चौधरी परवेज लाई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनसे उनके भी बड़े रवाबित हैं, अगर ये वजीर आला पंजाब बनते हैं तो पार्टी में इसकी बड़ी रिजाइनमेंट है और वो समझते हैं कि इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा। जी जी, सही। तो मेरी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के कुछ लोगों से इस पर जाती तौर पर बात हुई है, तो मैं इस नतीजे मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून उनको वजारत आला ऑफर नहीं करेगी और ना ही करना चाहते हैं। सही। काफ लीग ने अपनी तरफ से तो बड़ी खूबसूरती से पत्ते खेले थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है शायद वो उनकी इस दफा तो सियासी बसीरत लगता है इतना काम नहीं आए। सही। राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा सर, अगर डेट्स को डिस्कस कर लें तो हुकूमत काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। पहले कहते हैं जी 28 मार्च की डेट दी जा रही थी, अब कह रहे हैं जी 21 मार्च को गौर किया जा रहा है कि इसको सेशन को बुला लिया जाए। अब हम देखते हैं एक तरफ OIC कॉन्फ्रेंस है, वो भी अफेक्ट होने के चांसेस हैं। ये हुकूमत चाह क्या रही है, स्टांस क्या है इस वक्त? देखिए, हुकूमत जो है, हुकूमती लोग हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार। जी जी। और जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में को फैसले करता है तो आमतौर पे गलत फैसले होते हैं। ठीक है। अब ये हुकूमत क्या चाह रही है ये उन्हें खुद भी शायद अंदाजा नहीं है। सही। कि हुकूमत क्या चाह रही है। वो फिलहाल तो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाना चाह रहे हैं जी, जो बज़ाहिर बचती नजर नहीं आती। जी सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका तजिया सुना। अब एक और अहम डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है डॉलर की कंटिन्यूस इन्फ्लेशन, यानी जो प्राइस हाइक्स हैं डॉलर की वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। अब डॉलर ने जो रफ्तार पिछले कुछ महीने से बांध रखी है, हम सभी देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डॉलर जो है वो प्राइस हाइक हुई है। और आज इंटरबैंक में हमने देखा कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, यानी 180 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है, डॉलर की फ़रोख्त होने लगा है। और हम देख रहे हैं कि जो कीमत बढ़ने लगी है डॉलर की, ये मज़ीद इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। अच्छा जी, इसमें अगर देखें तो महंगाई डेफिनेटली अपनी उरूज पर है, आवाम बहुत परेशान है, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन में वो भी सड़कों पर हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमती फेलियर और हुकूमती पॉलिसीज़ का फेलियर ख़ास तौर पर ये जो डॉलर और पेट्रोल की जो प्राइस हाइक्स हैं इसे बिल्कुल हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। अब होगा क्या इकॉनमी के इन हालात में, हम देख लेते हैं कि अगर इन हालात में इकॉनमी ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रही है, मज़ीद डॉलर की प्राइस हाइक क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर भाई ये बताइएगा कि डॉलर तो अब कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं जिस तरह डॉलर ने उड़ान पकड़ी हुई है। और इस पूरे साल में भी हमने देखा और पिछले साल में भी हमने देखा जो फ्लक्चुएशन होती रही है ख़ासतौर पर डॉलर की, उससे काफ़ी इस उतार चढ़ाव ने काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा की है पूरी इकॉनमी में भी ख़ास तौर पर। और फिर गरीब बहुत परेशान हो गया क्योंकि ज़ाहिर है जो इन्फ्लेशन है वो भी डायरेक्टली जुड़ी हुई है डॉलर प्राइस हाइक से। देखिए जी, बात यह है कि डॉलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है जी। डॉलर खुद ब खुद ऊपर नीचे नहीं जाता है। जब आपकी रुपए की खरीदने की जो ताकत है वो जो कम होती है और आपके ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना रुपया कमजोर होता है। जब रुपया कमजोर होता है, अदर वर्ड्स समझते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ। असल में डॉलर मजबूत नहीं हुआ। अगर आप देखने जाएं तो आप यूएई में देखें ना 3.67 हमेशा से है, आज भी वही है। आप सऊदी अरब में देखें 3.66 है, वो वहाँ वही है। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमको अपने आप को देखना है, अपनी इकोनॉमी को देखना है। ये हम सोचेंगे अभी डॉलर बड़ा हो गया और डॉलर कम हो गया, डॉलर कम होना या बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी मईशत को मजबूत करें। ये जो गरीबों के ऊपर जो इस वक्त जो आया हुआ है वबाल, वो बिल्कुल डेफिनेटली रुपए की कदर, रुपया अपनी कदर खो रहा है। तो जब रुपया अपनी कदर खोता है तो उसकी वजह तो बड़ी जबरदस्त होती है। सारी चीजें सामने हैं आपके कि आप देखें आपके पेट्रोलियम जो इम्पोर्ट्स हैं और जो जनरल इम्पोर्ट्स हैं वो कहाँ पहुंच गई। आप देखें 82 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हो जाएगी आपकी और आपका एक्सपोर्ट जो है वो 3 अरब डॉलर बढ़ा है, यानी 26, 27, 28 अरब हो जाएगा। और आपके एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी भेजते हैं 30 अरब डॉलर, 28-30 अरब डॉलर ये जो भेजते हैं। और इसके साथ है तो आप मुझे बताएं कि हम कहें वो तो अपनी मईशत को मजबूत करना जरूरी है। हमारे यहाँ जो है ना मुस्बत पॉलिसियों की जरूरत है, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी की जरूरत है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनको टैप करने की जरूरत है। हमको अपने आवाम को ये मौका देने की जरूरत है कि भाई ये तुम ये रिसोर्सेज हैं इनको आप एक्सप्लॉइट करो और इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। हाँ, तो ये सब अपनी अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और कोई परेशान हाल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उनको फंक्शन करना चाहिए, जो फ्यूचर के लिए फंक्शन करना चाहिए, वो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। सर हुकूमतें तो इस वक्त सड़कों पे हैं, जलसे कर रही हैं, अदम एतमाद की सूरत हाल है। फिर एक तरफ हम देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस भी है, ये सारे मामलात हैं। फिर एक तरफ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम भी आई हुई है। अब ये सारी सिचुएशन बहुत अजीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हुई हुई है। जो असल मुद्दा है यानी कि महंगाई है, इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी अब हुकूमत ने प्रॉमिस तो कर रखा है पेट्रोल प्राइसेस का, लेकिन किस तरह बर्दाश्त करेगी हुकूमत ये सारी चीज़ें? देखिए बात ये है कि ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना ये आज जल से जुलूस हो रहे हैं। पिछले 8 साल में कौन से जल से जुलूस हो रहे हैं? जी मैं ना इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना पिछले गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 8 साल की। अगर आप तारीख देखें तो डॉलर इज कम फ्रॉम 100 रुपीज 110 रुपीज टू 178 रुपीज। तो ये जो 70% जो कमी आई है रुपए की कदर में, इसका कौन जिम्मेदार है? मतलब ये जो कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बतदरीज गवर्नमेंट के अंदर जो है ना ये हमारी मईशत के अंदर जो है ना गिरावट आ ही रही है। इस गिरावट की वजह ये है कि हमने अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उसको खत्म करने की सीरियस कोशिशें नहीं की। हमने एक्सपोर्ट सरप्लस जो है ना वो क्रिएट जो है ना एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करने का हमने कभी कोशिश सच्ची सद के दिल से नहीं की, उसके लिए इकदाम नहीं किए।
लेकिन जी। जब तक आप डॉलर नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने रुपए की कदर को, अगर उसको गिरावट को रोकेंगे नहीं, जब तक आप अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, ये जो मामला चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। मैं आपको एक बताऊं कि बात इटली में 1988 में जी 1 कैलेंडर ईयर के अंदर 11 दफा हुकूमत चेंज हुई, जी 11 दफा 1 कैलेंडर ईयर में। जी। लेकिन उसकी कमर्शियल पॉलिसीज में, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज में कभी फर्क नहीं है, कभी फर्क नहीं है। सर, ये अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि लगभग कोई 26% से 30% का फिगर है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें बेहतरी आई है, यानी इंक्रीज हुई हैं इस साल। सॉरी, मैं आवाज आपकी कम आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट्स की अगर बात कर लेना तो हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि इस वक्त 26 से लगभग कोई 30% का फिगर हुकूमत बताती है कि इस साल में 2022 में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट के जो फिगर है उसमें कोई गलती नहीं है जी। लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊं कि यार मेरी हाइट जो है ना, मैं इसको छत को छू सकता हूँ, जी। लेकिन कोई ये पूछे छत की हाइट कितनी है। हाँ, बात ये है जी। कि हमारी अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो कोई ये तो साथ बताए ना कि इंपोर्ट कितनी बढ़ी। सही सही। तो आपकी अगर एक्सपोर्ट बढ़ी 3 बिलियन और अगर आपकी इंपोर्ट बढ़ गई 15 बिलियन, तो उसका क्या मतलब, उसका कोई मुआवजा नहीं है। जी जी देखिए, मैं आपको बताऊं, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जी हमको एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हमको अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट देना चाहिए। जी। हमको जो है ना, हमको अपने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं उनको वैल्यू एड करना चाहिए। वो जो हम रॉ मटेरियल जो दूसरे मुल्कों को सप्लाई करते हैं उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके जी। फिर इसको देना चाहिए। हमको एम्प्लॉयमेंट के मौके क्रिएट करने के लिए सिर्फ हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जी। एट द फर्स्ट स्टेज, अगर उसके अंदर से हम 50% को अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, हमारे सारे गुना धुल जाएंगे। आप ये सिर्फ देखें ना, कॉटन जो है, आप जब कॉटन की बात करते हैं जिसमें कैश क्रॉप हम टेक्सटाइल करते हैं, इट इज नॉट इवन 50% कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जी। आज भी हम रॉ मटेरियल जो हमारे अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स को हम प्रोवाइड कर रहे जी, जी। हैं, हम जो है ना कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रे क्लॉथ एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे सामने ही दुनिया की मंडियों में आके खड़े होते जी। हैं। तो ये इन सारी चीजों को देखने के लिए, इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप गैस की कंपनियां ऐसे बिहेव करती हैं जैसे मोनोपोलीज हैं और हम कोई चोर हैं। तो जो ना, अब इस जहाँ आपका ये प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे भाई, आप मुझे बताएं। जी। अच्छा सर, बिजनेस कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव है? हम देखते हैं कि ज़ाहिर है ये जो डॉलर की प्राइस हाइक है डायरेक्टली बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ज़ाहिर है इम्पोर्ट्स भी हैं, एक्सपोर्ट्स भी हैं, सामान आ भी रहा है, जा भी रहा है, इन्वॉइसेस हुई हुई हैं। बिजनेस कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव है इस सारी सिचुएशन में? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर जो है या इंपोर्टर जो है, इसमें एक्सपोर्टर को तो कभी न कहीं कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, सही है, और ठीक सच्ची है। बात करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने अगर माल एक्सपोर्ट किया और 160 रुपए का डॉलर था, गिन के मैंने एक्सपोर्ट किया, और जब मेरे को मेरी रिसीट्स आई तो 170 हो गया, तो मेरे को 10 रुपए का तो विंडफॉल आ गया ना, सही है, वो ठीक है। प्रॉफिट हो गया। जी, जी। लेकिन इंपोर्टर तो मर गया ना। जी। आप मुझे एक बात और बताएं, ये जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, गरीब आदमी, आपने शुरू किया कि गरीब आदमी की महंगाई हो गई। जी। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, और मैं अरबाब इख्तियार से आपके तरफ से जी, जी, सवाल जी, जी, करता हूँ, मैं जरूर। एफबीआर से सवाल करता हूँ कि देखिए, जब 150 रुपए का डॉलर था और मैं एक आइटम मंगाता जो $1 की थी, ठीक है, जी। वो मुझे ये 150 रुपए की पड़ती थी, उसके ऊपर 40% ड्यूटी थी, ठीक। वो 40% जो ड्यूटी थी तो मुझे 150 रुपए के ऊपर 40% ड्यूटी देनी पड़ती थी। जी जी आज 178 रुपए हो गया, तो 28 रुपए तो वो बढ़ गए, और 28 रुपए के ऊपर 40% का मतलब 11 रुपए ये बढ़ गए। जी। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई आप किस चक्कर में मुनाफा कर रहे हो ये? जी। फिर कहते हैं कि हमने टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा कर लिया और हमने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन किया। जी। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये तो पैसे वो हैं जो कि आपके डॉलर के गिरने से, रुपी कन्वर्ट करने से आपके हाथ में है। जी। आप समझ गए? तो ये जो है सर, ये तो सारी बातें हैं। इसको कोई जो है इकोनॉमी के लिए अगर आप उसकी बात करते हैं कि ये जो है ना, ये आपका जो है कोई हमको कोई बात करनी है, इकोनॉमी को ठीक करना है, पाकिस्तान को ठीक करना है, तो आपके पास एडहॉक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। राइट। और अच्छा उनको जफर बनाने साहब, के लिए जी। को स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना पड़ेगा। ठीक है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। जी। अच्छा जुबैर साहब, एक बात बताएं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, हुकूमत ने एक तासुर ये भी है कि सारे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो टैक्सेस हुकूमत लगा रही है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ नहीं आते हैं। अब आवाम पर ज़ाहिर है ये बोझ तो गिरता ही है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की, मतलब ये बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो अजीब और गरीब बात है, एफबीआर इतना बड़ा इदारा है, 37,000 मुलाजमीन काम करते हैं और 17% टैक्स कलेक्ट करते हैं, 83% सोर्स कलेक्ट होता है।
जो कस्टम हाउस पे और यहाँ सब जगहों पे कलेक्ट जी, जी। होता है। तो सर ये तो इसमें कोई कलेक्शन चार्ज नहीं है, लेकिन 37,000 लोग काम करते हैं जी। और वो जो क्रिएट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो भी देखने वाले हो। सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक और अहम सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल प्राइसेस की अगर बात कर लें, हमने देखा कि खान साहब ने कहा कि आने वाले बजट तक जो है वो पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, ना ही बिजली के जो रेट हैं उनमें इजाफा किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट एक तरफ है, वहाँ कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद डॉलर की प्राइस हाइक्स हैं। ये किस तरह जो बोझ है ये सारा, ये कहाँ से लेकिन ये तो पूरा किया जाए? अगर आप उसको प्रेस कवरेज को देखते हो, तो मैंने तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया तो मैंने दूसरे दिन उसकी प्रेस रिलीज दी थी जी कि मैं इसका खैर मकदम तो करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि इतने ज्यादा पैसे आएंगे कहाँ से। जी 30 अरब डॉलर का 30 अरब रुपए का नुकसान है जी। आपकी सिर्फ पेट्रोल की। अगर इसी 100 रुपए पे ब्रेंट रह जाए तो 30 अरब रुपए का नुकसान है, कहाँ से जी। आएगा? आप इसको ये जो है ये पॉलिटिकल एडवेंचर है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इससे मईशत को जो है कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। सही। आपको लगता है कि ये जो 30 अरब का जो फिगर आप बता रहे हैं, ये भी अवाम से निकाला जाएगा इनडायरेक्टली? आगे जाके देखेंगे, इसके बाद तो आपको एक साथ इजाफा करना पड़ेगा ना। जी। 3 महीने बाद क्या हुआ? जो भी हुकूमत होगी, यही हुकूमत होगी, ये क्या करेगी? जुलाई के अंदर क्या करेगी? कितना दे सकते हैं हम? जी। और जाहिर है इसकी सस्टेनेबिलिटी तो दूसरे टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। सही। आपने 5 रुपए बिजली कम कर दी, आपने IMF आपको छोड़ेगा नहीं, जी। और IMF की कंडीशनलिटी से खिलाफ है। वो आप अगर नहीं करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस को आप आगे पास ऑन नहीं करेंगे, जो बहुत सारी हुकूमतें ये गलतियां करती आई हैं, ये जो है ना ये आपको करना पड़ेगा। आप देखिए, इलाज कहीं और है, उसका आप अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं। दुनिया में UAE से पेट्रोल हमारा सस्ता है, पता है आपको? जी। UAE में जो पेट्रोल का प्राइस है उससे हमारा कराची पाकिस्तान प्राइस कम है। ये तो ज़ुबैर कभी भाई, हुआ है? ज़ुबैर भाई, ये इलाज अगर इसको कहीं और करना है। और आपने ये अगर अवाम को रिलीफ देना है, जी जी। इसके रिलीफ देने के तरीके ये हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ठीक आप है। टैक्सेशन पॉलिसी को रिवाइज करें, आप टैक्सों को खत्म करें। ये काम करने वाले, वो कौन से काम करने वाले? सही। अच्छा, आप कह रहे ठीक है थे इलाज कहीं और है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कहीं और से क्या मुराद है आपकी? जी, कहीं और से मुराद ये है कि आप मईशत को ठीक करें। ठीक है। लोगों को अगर आपको ठीक करना है तो आप अपनी जो आटे की कीमत है उसको कम करें, चीनी की। ये गरीब आदमी को तो ये 2 चीजें चाहिए। गरीब आदमी सुबह रोटी खाता है चाय के साथ, जी। तो अगर आप चीनी और रोटी महंगी कर देंगे, 5 रुपए की रोटी आज 20 रुपए की होगी, तो काम उस डायरेक्शन में करना है ना आपने, कि वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंसेंटिवाइज करना है आपने। जो है ना एग्रीकल्चरिस्ट को, जो कल्टीवेशन के लिए जो लोग काम करते हैं, जो आपके जो जमीनों पर हल चलाते हैं, उनकी फैसिलिटी दे, उनको फैसिलिटी दे, उनको कोई इनकी इनपुट्स को सस्ता करे, ताकि ज्यादा एरिया के अंदर जो है ना वो कल्टीवेशन हो। आप गन्ने की फसल को सपोर्ट करें ताकि वो गन्ना सस्ता मिले और चीनी सस्ती हो जाए। ये काम करने वाले हैं ना जी सर। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो 3-3.5 साल का अरसा है, इस पे भरपूर कोशिश की गई है, और उसके बाद अब रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ तो हमने ये रिलीफ दिया है। आपको मैं समझा सकूं, लेकिन बात तो यह सर कि ये सारी बातें अपनी जगह पर बहुत ठीक है जी। लेकिन मैं कह दूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा जिस चीज का नहीं निकले वो कोशिश जो है ना वो बेकार होती है। सही सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank अस। you, sir. ज़ुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुबैर साहब का कहना था कि जब तक इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, डॉलर की जो इन्फ्लेशन है, डॉलर के जो प्राइस हाइक्स हैं, ये इसी तरह चलती रहेंगी, डॉलर मज़ीद महंगा होता रहेगा। और अब कहा यह भी जा रहा है कि शायद डॉलर 200 भी क्रॉस कर जाए, यानी इंटरबैंक में जो प्राइस है अभी 180 से तजावुज़ किया है, और आने वाले टाइम में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हम देख रहे हैं ख़ासतौर पर मुल्क में इस वक्त है, उसमें डॉलर लगभग 200 से भी तजावुज़ कर सकता है। ये भी अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से राय आ रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।